नमस्कार साथियों। एम IAS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिज्ञ, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, आज आपके साथ हिंदुस्तान के संविधान या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रियम्बल की। तो दोस्तों, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आज हम हिंदुस्तान के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। ये जो वर्ड है प्रियम्बल, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप किसी भी एक्ट को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, वो पूरे एक्ट का एक सार बताता है। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नट शेल में हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो ये इसका मतलब, वर्ड प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से आया है और इसका मतलब भी होता है इंट्रोडक्शन। ये हमारा जो देश का प्रियम्बल है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को प्रपोज करा था, जिसको बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। अब हम अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। हमारा जो प्रियम्बल है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है सोर्स, दूसरा है नेचर, तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सोर्स के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों ने जितनी ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है, इसका जो नेचर है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अपने आप को खुद को हमने समर्पित करे हैं। जैसा कि आप लास्ट लाइन में पढ़ते हैं, हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी शुरुआत हमने इस तरह से करी कि हम लोग ये सब चीज़ें जो इसमें का नेचर दे रखा है और इसका जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, वो हम खुद को दे रहे हैं। एंडिंग करी है गिव टू अवर सेल्व्स, यानी हम खुद को दे रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेचर। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर क्या है? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम रूलर, सुप्रीम पावर या इंडिपेंडेंट कंट्री। इसका क्लियर मतलब ये है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। इसका मतलब होता है सॉवरेन। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली ये दिखाता है कि इसमें हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रैक्टिस करते हैं। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों ही बिजनेस फील्ड में उतर सकते हैं। इसे हम एक और नाम देते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका मतलब होता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा है
कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से हमें फ्रीडम मिलता है। तो सोशलिस्ट का बेसिक जो मकसद होता है वह है किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से हमें फ्री रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इसको हम ये कह सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हटाना, ये सोशलिस्ट का मकसद होता है। तीसरा नेचर है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब जितने भी रिलीजन्स इंडिया में हैं उन सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को जो इंडिया में रहता है उसको कोई भी रिलीजन फॉलो करने की पूरी स्वतंत्रता है। और किस हर रिलीजन को एक ही तरह का स्टेटस और सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलेगा। चौथी चीज आती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पीपल, जो जनता है, जनता जनार्दन जिसे कहते हैं, वो सुप्रीम पावर है, सबसे शक्तिशाली वही है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार है वो सिटीजन्स की रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा, एडल्ट फ्रेंचाइजी। वोटिंग होती है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर होती है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है वो वोट करता है। तीसरा, पीरियोडिक इलेक्शंस। इलेक्शंस होते हैं। चौथा, रूल ऑफ लॉ। कानून सबसे ऊपर रहेगा। फिफ्थ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी टोटली इंडिपेंडेंट है सरकार से। और लास्ट, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये कुछ फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक के। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है मोनार्की और दूसरी होती है रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में हेरिडिटरी से चलता है, एक फैमिली ही रूल करती है। हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो देश का राजा बनता है, वो मोनार्की कहलाती है। और रिपब्लिक क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो लोग सरकार चलाते हैं उन्हें जनता चुनती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन्हें चुना जाता है और बाहर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे हिंदुस्तान में 5 साल का पीरियड है, तो इसी तरह से हर देश का अपना टाइम पीरियड होता है। एक पर्टिकुलर समय के लिए देश की जनता को फिर से एक राइट मिलता है अपने प्रतिनिधियों को बदलने का। अब हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, और बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑन वन हैंड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑन द अदर। मतलब कि एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ग्रुप, उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार अपने डिसीजन लेती है उसको जस्टिस कहा जाता है। सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करना जस्टिस कहलाता है। जस्टिस का मेन एम होता है अटेनमेंट ऑफ कॉमन गुड, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। बराबरी का ट्रीटमेंट हर नागरिक को मिलेगा। इसके जो दो मेन फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर होते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह से आप इनको कह सकते हैं कि जो सरकार की जो उनके सिटीजन्स के प्रति जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है कि सरकार जो है वो इस गाइडलाइंस पे, इस पॉलिसी के ऊपर चलेगी। तो उसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। सेकंड जो है वो है लिबर्टी। और लिबर्टी किस चीज़ की? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। किस चीज़ का? थॉट, आपको सोचने का पूरा फ्रीडम है। एक्सप्रेशन, कुछ बोलने का आपको पूरा फ्रीडम है। बिलीफ,
आप क्या मानना चाहते हैं उसका पूरा फ्रीडम है। फेथ, आप किसके प्रति आपकी निष्ठा रहती है उसका फ्रीडम है। और वर्शिप, जिसको आप पूजना चाहते हैं, आप कोई भी पूजा किसी भी धर्म की कर सकते हैं, तो ये आपकी फ्रीडम है। तीसरा है इक्वालिटी। किस चीज़ का? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर किसी को बराबरी का स्टेटस और बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और लास्ट है कि हम फ्रेटर्निटी यानी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देंगे। इसका बेसिकली मतलब ये होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्रियम्बल बताता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा प्रियम्बल का अमेंडमेंट आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है, 42nd अमेंडमेंट इन 1976। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको अमेंड कराया गया था और सिर्फ आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे आज तक 103 बार यानी 103 टाइम्स इट हैज़ बीन अमेंडेड, 103 बार अमेंड हुआ है। लेकिन प्रियम्बल उनमें से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। लेकिन और उसमें क्या अमेंडमेंट हुई थी दोस्तों? नेचर में ओरिजिनली जब हमारा प्रियम्बल इनेक्ट हुआ था उसके अंदर सिर्फ सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हुआ करते थे। इस अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर को उसमें ऐड करा गया। और साथ ही लास्ट लाइन में जो फ्रेटर्निटी के बारे में हम बात करते हैं, फ्रेटर्निटी में सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन की बात करी गई थी ओरिजिनल प्रियम्बल में। लेकिन 1976 के अमेंडमेंट में उसमें यूनिटी के साथ एंड इंटीग्रिटी भी जोड़ दिया गया। प्रियम्बल के रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस आए थे, एक 1960 में और एक 1973 में। 1960 में जो केस आया था वो था इन री बेरूबरी केस। इसमें यह कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है और आर्टिकल 368 के तहत उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आर्टिकल 368 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 368 के द्वारा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बहुत डिस्कशंस हैं, बहुत आपको इस पे आर्टिकल 368 पे बहुत बहुत और बहुत आपको किताबें मिल जाएंगी, डिस्कशंस मिल जाएंगे, कोर्ट केसेस मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रे एरिया भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही डिस्प्यूटेड आर्टिकल प्रोविजन हमारे कानून के अंदर रहा है और आज भी है। और दूसरा जो केस है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कल परसों में ही हमने ये सुना कि केशवानंद भारती जी की डेथ हुई। क्योंकि ये जो केस है इसने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आया था, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। सुप्रीम कोर्ट में जिसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कभी भी नहीं करा जा सकता। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सब जब केशवानंद भारती का केस आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। हमारा जो इस प्रेम्बल से कंसर्न है वो इस केस का ये है कि इस केस ने इन री बेरूबरी केस को ओवर रूल कर दिया था और ये हेल्ड किया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और आर्टिकल 368 के तहत उसको अमेंड भी किया जा सकता है। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस प्रियम्बल में रहे हैं। इसी के साथ ही हम आज के प्रियम्बल के लेक्चर के एंड पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के इस लेक्चर को विराम देते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल एम IAS को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, शेयर करें। थैंक यू।